नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 अर्थशास्त्र का एक प्रश्न पत्र है। तो आप यहां इसको पूरा अध्ययन कर सकते हैं कि आपके वार्षिक परीक्षा में किस टाइप के सवाल आते हैं और कैसा प्रश्न पत्र रहता है। ठीक है, तो ये सेट बी है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सवाल आपके किस तरीके के सवाल हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। जैसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि कीमत अनुपात Px/Py का ढाल सूचित करता है। तो ये जो सूचित करता है, ये किसको सूचित करेगा? बजट रेखा को और कीमत रेखा को। ठीक है, बजट रेखा और कीमत रेखा ये दोनों को। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा द, अ व स दोनों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ठीक है, तब कुल उपयोगिता कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो स्थिर, ये जो कुल उपयोगिता है ये स्थिर हो जाएगी। श्रम उदाहरण है, तो श्रम जो उदाहरण है यह है परिवर्तनशील साधन का। उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर, तो लाभ बराबर हो जाएगा जितनी भी आगम है उसमें से लागत को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? लाभ। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए। फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है। तो ये आधार होता है मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का और उपभोक्ता की बचत का, तीनों का ये होता है। तो यहाँ जाएगा उपयुक्त सभी। सातवां है उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। इसमें गणनावाचक नहीं, इसमें आ जाएगा क्रमवाचक उपयोगिता पर। ठीक है, उपभोक्ता के संतुलन का जो उदासीनता वक्र है यह आधारित होता है क्रमवाचक उपयोगिता पर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं। तो प्रति इकाई लागत को कहते हैं औसत लागत। ठीक है, क्या कहा जाता है? औसत लागत। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा औसत लागत। इसके बाद नेक्स्ट है औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो ये यू आकार का होता है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खालिस्तान होती है तो ये कीमत स्वीकारक होती है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है इस तरीके से हो जाएंगे। पहले का आ जाएगा औसत लागत, दूसरे का यू आकार, तीसरे का कीमत स्वीकारक। चौथा है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति खालिस्तान होती है। तो पूर्ति जो होती है घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की खालिस्तान और पूर्ति की मात्रा पर परिणामात्मक गुणात्मक संबंध रखती है। तो कीमत आ जाएगा, वस्तु की कीमत और पूर्ति, तो ये कीमत। ठीक है, और अंतिम है छठवां, खालिस्तान का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो ये साम्य, साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, प्रश्न 3 में है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आपके पास दिया हुआ है, देखिए पहला ऑप्शन है बचत। अब जब बचत होगी तो क्या होगा? दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बचत का हो जाएगा रिसाव। ठीक है, बचत का रिसाव, भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था। साधन की मांग, तो साधन की मांग का हो जाएगा व्युत्पन्न मांग। साधन की मांग व्युत्पन्न मांग है। एनएनपी, तो यह आ जाएगा एनएनपी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, पांचवा है उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग। तो ये अंतिम वस्तु यहाँ आ जाएगा।
इसके बाद है बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग। तो बढ़ई द्वारा लकड़ी का जो उपयोग होता है इसमें आ जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देखिए, पहला लिखा है बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। तो बचत और विनियोग ये सदैव बराबर नहीं होते, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, फिर है गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये सत्य। फिर है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, ये भी सत्य। फिर जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये भी सत्य। फिर मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी राइट। भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, ये असत्य। और वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सत्य है, असत्य है, उसके बाद सभी सत्य है और छठवां असत्य। ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां असत्य और सातवां सत्य। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपके अगली नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है पांचवा। तो पांचवा में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए पहला हमारे पास लिखा है प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र। तो प्राथमिक घाटा का जो गणना का सूत्र है ये है राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान। ठीक है, राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान। इसके बाद सेकंड है, देखिए पहला का आ जाएगा राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान। ठीक है, दूसरा है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं। तो जो भुगतान संतुलन है इसमें दृश्य व अदृश्य मदें शामिल की जाती है। नेक्स्ट है कि बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। तो बचत और आय के बीच में जो क्रियात्मक संबंध है इसको बचत फलन कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, बचत फलन। इसके बाद है औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति इन दोनों का योग होता है 1। ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1। इसके बाद है उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो ये आ जाएगा प्रत्यक्ष कर। फिर है राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है। तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय ऋण राजस्व प्राप्ति। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को हटा देंगे तो राजस्व घाटा मिलता है। इस तरीके से राजस्व घाटा की गणना की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो सवाल दिए हैं ये सवाल देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और इन सभी सवालों को आप अच्छे से तैयार करें ताकि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।